हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन, जिसका पार्ट 2 हम एक्सप्लेन करेंगे। डिमांड पुल इन्फ्लेशन एग्जैक्टली क्या होता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं, और ये 5 टाइप से हमने एग्जैक्टली देखा था कि किस तरह से इन्फ्लेशन होने के क्या टाइप्स है। जिसमें फर्स्ट था इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड, सेकेंड इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम, थर्ड इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, फोर्थ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ कवरेज, और फिफ्थ देखा था हमने इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉसेस। इन 5 टाइप से हमने देखा था कि किस तरह के उसके टाइप्स है और किस तरह से ये एग्जैक्टली इन्फ्लेशन होता क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है और किस तरह से इसके राइजेस होते हैं, और किस तरह से किसी भी गुड्स और सर्विस के जो प्राइस बढ़ते हैं ये किस तरह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन के वजह से ही होता है, ये हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे जब इन्फ्लेशन की बात आती है तो इसके 2 मेथड यहाँ पे मोस्ट ऑफ देखे जाते हैं इन्फ्लेशन। इन दोनों की वजह से ही यहाँ पे इन्फ्लेशन होने की वजह बनती है। तो यहाँ पे कई इकोनॉमिक्स यहाँ पे 2 आइडियोलॉजी को लेके चलते हैं, एक मानते होता है। तो इसके जो हम 2 मेथड की वजह से हम देखते हैं कि जब गुड्स एंड सर्विस की जब डिमांड बढ़ती है, ये डिमांड इन्फ्लेशन क्रिएट करती है, और इसे ही हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। तो सेकेंड जो है यहाँ पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इसे मानते जाते हैं कि सेकेंड जो मेथड माने जाती है इन्फ्लेशन की वजह जो है गुड्स एंड सर्विस के जो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ते हैं उसको यहाँ पे वजह से ही यहाँ पे इन्फ्लेशन होता है, और इसे ही कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में जो पार्ट 2 हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इन्फ्लेशन के वजह से किस तरह से यहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, ये पार्ट 2 में हम क्लियर करेंगे। तो इकोनॉमी के अंदर जब गुड्स एंड सर्विस के जब प्राइस एडिशनल बढ़ते हैं तो उसकी जो वजह बनती है, जो डिमांड बढ़ने की वजह से होती है, उसी को ही यहाँ पे जो रीज़न है डिमांड पुल इन्फ्लेशन होने की, यही वजह मानी जाती है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि एग्जांपल के साथ, अगर ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ने से पहले जब गुड्स एंड सर्विस के प्राइस यहाँ पे एक लेवल पे जाके यहाँ पे कांस्टेंट है, बट सडनली जब डिमांड बढ़ती है उसी तरह से अगर सप्लाई अगर नहीं इंक्रीज होती है तो डिमांड और सप्लाई में जो इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट होगा, इसी से वजह से ही यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होते हैं गुड्स एंड सर्विस के। तो इसी को ही यहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन शॉर्टली हम कहें कि अगर जब डिमांड में इंक्रीज होता है या डिमांड हमारी बढ़ रही है तो उसी तरह से हमारी सप्लाई नहीं बढ़ रही है, तो इसमें जो रिसोर्सेस है इनमें नहीं इंक्रीज हो रहा है, या हम कहें कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग में जिस तरह से डिमांड बढ़ी है उस तरह से सप्लाई में इंक्रीज नहीं हुआ है, इनमें जो डिफरेंस होगा डिमांड और सप्लाई के अंदर, इसकी वजह से ही गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं। तो इसी को ही डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है। इस तरह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है कॉजेज़ ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसके क्या क्या रीज़न होते हैं जिसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन होने की वजह बनती है। तो इसमें फर्स्ट है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इस किस तरह से यहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ने में या इंक्रीज़ करने में किस तरह से हेल्प करती है। तो यहाँ पे जब फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर होता है तो यहाँ पे लोगों की डिमांड बढ़ती है। जिस तरह से लोगों की डिमांड बढ़ती है तो लोगों को यहाँ पे मनी की सप्लाई भी उतनी तरह से की जाएगी। तो इस तरह से लोगों के पास जब मनी आएगी तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ती है, और लोगों की जब परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो लोगों की एडिशनल डिमांड यहाँ पे बढ़ती है, और ये एडिशनल ही डिमांड बढ़ने की वजह से ही यहाँ पे सप्लाई यहाँ पे उस तरह से सप्लाई नहीं होने की वजह से ही गुड्स एंड सर्विस के प्राइस बढ़ते हैं। सेकंड बनता है ह्यूज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा किया जाने वाला जो एक्सपेंडिचर है, इसकी वजह से किस तरह से यहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। तो यहाँ पे जब गवर्नमेंट के पास कई ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे वेलफेयर इकोनॉमी या लोगों के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे
जो पॉलिसी होती है इसकी इंक्रीज़ करने की वजह से ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ती है, और ये एक्सपेंडिचर जब बढ़ती है तो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, और लोगों की इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से ही यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। लोगों की जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो लोगों के पास इनकम मिलेगा, और लोगों का जब इनकम बढ़ेगा तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी, और ये डिमांड बढ़ने की वजह से ही गुड्स एंड सर्विस के प्राइस बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा बनता है क्रेडिट क्रिएशन। ये क्रेडिट क्रिएशन यहाँ पे बैंक के द्वारा किया जाता है। जो कमर्शियल बैंक अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए क्रेडिट क्रिएशन यहाँ पे इंक्रीज़ करती है, जिस तरह से डिमांड ड्राफ्ट हो, चेक हो, इसके द्वारा जब यहाँ पे मनी की जो इंक्रीज बढ़ती है तो इसके वजह से ही यहाँ पे जो सप्लाई यहाँ पे होगा मनी का, तो इसके वजह से ही यहाँ पे मनी लोगों के पास यहाँ पे मनी आएगी, और यहाँ पे लोगों की डिमांड बढ़ेगी, और लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस के प्राइस बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, जो यहाँ पे क्रेडिट क्रिएशन इम्पोर्टेंट रोल निभाता है यहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन को। फोर्थ पॉइंट बनता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट एक किस तरह से यहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट जो करने वाला होते हैं, जो एक्सपोर्टर होते हैं, ये अपने गुड्स एंड सर्विस को यहाँ पे फॉरेन मार्केट के अंदर बेचने के लिए एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब यहाँ पे जो डोमेस्टिक लोग हैं, ये जब यहाँ पे अपना गुड्स एंड सर्विस फॉरेन कंट्री के मार्केट में बेचने के लिए भेजेंगे, तो अपने डोमेस्टिक यहाँ पे कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विस है उनकी शॉर्टेज यहाँ पे क्रिएट होती है, और इसकी वजह से ही जो एक्सपोर्ट करने वाले होते हैं उनकी परचेसिंग पावर बढ़ती है, और उनकी परचेसिंग पावर तो बढ़ेगी, बट यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर गुड्स एंड सर्विस के यहाँ पे कम होने की वजह से ही डिमांड डोमेस्टिक कंट्री के अंदर यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी, और ये डिमांड जब बढ़ेगी तब यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस के प्राइस बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है रीपेमेंट ऑफ द पब्लिक डेब्ट। यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जब यहाँ पे पब्लिक डेब्ट का जब रीपेमेंट किया जाएगा, तब यहाँ पे किस तरह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन यहाँ पे इंक्रीज़ होता है, इसको हम समझेंगे। जिसमें पब्लिक डेब्ट जब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा करने की यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, जहाँ पे लोगों गवर्नमेंट को अपने पॉलिसी को वेलफेयर यहाँ पे जो पॉलिसी होती है इनको इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे कर्ज लेने होते हैं, और ये कर्ज कहाँ से लेंगे? पब्लिक सोर्सेज से ही लेंगे, और यही जो कर्ज है ये यहाँ पे रीपेमेंट करने के लिए जब यहाँ पे पब्लिक को ही यहाँ पे पेमेंट जब करेंगे, तो लोगों के पास यहाँ पे जब पब्लिक के पास जब यहाँ पे लोन देंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट जब अपने रीपेमेंट करेंगे तो लोगों के पास परचेसिंग पावर बढ़ेगी, क्योंकि उनकी इनकम में इंक्रीज़ हुआ है। तो उनकी इनकम इंक्रीज़ होने की वजह से पब्लिक के पास यहाँ पे परचेसिंग पावर बढ़ेगी, और ये परचेसिंग पावर बढ़ने की वजह से ही प्राइस इंक्रीज़ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनता है राइजिंग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो एमपीसी कहा जाता है। ये एमपीसी जब ये बढ़ेगा तब ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन को भी इंक्रीज़ करता है, क्योंकि लोग अपनी इनकम का जो मोस्ट ऑफ पार्ट यहाँ पे कंजम्पशन करते हैं उसी को ही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहा जाता है, और जो इनकम में से जो पार्ट यहाँ पे सेविंग किया जाता है उसे एमपीएस कहा जाता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो अपने इनकम का जो मोस्ट ऑफ पार्ट यहाँ पे कंजम्पशन के लिए खर्च किया जाता है उसे ही एमपीसी कहा जाता है। अगर ये एमपीसी बढ़ता है तो बढ़ेगा तो उतना डिमांड भी मार्केट के अंदर बढ़ेंगे, और मार्केट के अंदर जब डिमांड बढ़ेगी तब ये गुड्स एंड सर्विस के प्राइस भी बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है राइज इन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल, जिसे MEC कहा जाता है। जब मार्केट के अंदर जब कैपिटलिस्ट अपनी प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जब उनकी जो मार्जिनल प्रॉफिट जब बढ़ती है तब वो अपना इन्वेस्टमेंट और भी ज़्यादा करने की कोशिश मार्केट के अंदर करते हैं। तो इसके वजह से ही जब यहाँ पे MEC जब बढ़ेगा तब लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों का इनकम बढ़ने की वजह से लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, और इसकी वजह से डायरेक्टली यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होने में हेल्पफुल होते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है पॉपुलेशन
किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो उस तरह से उनकी डिमांड ये भी बढ़ेगी, और जिस तरह से डिमांड लोगों की बढ़ेगी तो उस तरह से सप्लाई भी बढ़ना चाहिए। बट ये सप्लाई उतना अगर नहीं बढ़ता है तो इनमें डिमांड और सप्लाई में जो डिफरेंस क्रिएट होगा, इसकी वजह से ही यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस के जो प्राइस बढ़ते हैं, और ये प्राइस बढ़ेंगे तो यहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी ये भी यहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट करने में यहाँ पे इंक्रीज करती है। तो ये किस तरह से होगा, तो यहाँ पे ब्लैक मनी हो, टैक्स की लोग टैक्स अपना गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, तो इनमें जो नहीं देने की जो वजह बनती है और यही सेव किया जाएगा, और इस तरह से लोग रिश्वत देते हैं, या हम कहें कि जो इकोनॉमी एक पैरेलल इकोनॉमी को क्रिएट करने की वजह बन जाती है, जहाँ पे ये ब्लैक मनी यहाँ पे कहाँ पे यूज़ होगा, तो ये अपने लग्जरी लाइफ और सट्टेबाजी लगाने में यहाँ पे ये ब्लैक मनी को यूज़ करते हैं। और ये ब्लैक मनी जब यूज़ होगा तो ये मार्केट के अंदर डिमांड इंक्रीज़ करेगा, और ये डिमांड इंक्रीज़ होने की वजह से ही प्राइस गुड्स एंड सर्विस के बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है डिवैल्यूएशन ऑफ एक्सचेंज रेट। जब डोमेस्टिक करेंसी की यहाँ पे एक्सचेंज रेट यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट होता है, या हम कहें कि डोमेस्टिक करेंसी की जब वैल्यू गिरती है तो इसकी वजह से फॉरेन जो वैल्यू होती है इनकी बतौर ये स्ट्रांगली होते हैं, और जो डोमेस्टिक जो करेंसी होती है ये अपनी वैल्यू लूज़ करती है। या हम कहें जब सप्लाई मनी का जब बढ़ेगा बट यहाँ पे जो वैल्यू है मनी की ये कम होती है, तो इसके वजह से डिवैल्यूएशन इन द एक्सचेंज रेट ये इम्पोर्टेंट रोल निभाती है जहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ने में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है ग्रोइंग इकोनॉमी। किसी भी कंट्री की जब इकोनॉमी यहाँ पे ग्रोइंग करती है, या हम कहें कि जब उनकी इकोनॉमी यहाँ पे डेवलपमेंट पे प्रोसेस करती है, तो इस तरह से यहाँ पे जब ग्रोइंग करेगी तो इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ता है, और उस कंट्री को इन्फ्लेशन रेट 2 या 3% से बढ़ाने में ज़रूरी होता है। तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जब ग्रोइंग करती है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, और यही इन्फ्लेशन यहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ाने में हेल्प करती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है राइजिंग रियल वेजेस। जब किसी रियल वेजेस बढ़ते हैं, या हम कहें लेबर के जो रियल वेजेस होते हैं ये अगर बढ़ते हैं, तो ये बढ़ने की वजह से ही यहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट करता है, क्योंकि प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ रहा है बट उसी अलग यहाँ पे जो लेबर है उनके वेज रेट बढ़ रहे हैं। तो बढ़ते हुए वेज रेट यहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनके वेज रेट बढ़ेंगे तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, और डिमांड ज़्यादा करेंगे तो उसी तरह से यहाँ पे सप्लाई नहीं होने की वजह से गुड्स एंड सर्विस के प्राइस बढ़ेंगे। तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन के होता है। हमारा लास्ट पॉइंट जो बनता है वो है लो इंटरेस्ट रेट। अगर बैंक्स अगर कम इंटरेस्ट रेट पे अगर लोन देंगे तो कई लोग उसका प्रॉफिट लेने के लिए इंटरेस्ट रेट पे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन लेंगे, और ये लोन के वजह से यहाँ पे डिमांड लोगों की बढ़ेगी। लोगों की डिमांड ये बढ़ती है तो वहाँ पे गुड्स एंड सर्विस के प्राइस भी बढ़ने में हेल्प होती है। तो इन रीज़न के वजह से यहाँ पे इन शॉर्टली हम कहें जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह इन 13 पॉइंट्स हमें दिखाई देते हैं कि इसके वजह से यहाँ पे डिमांड किस तरह से बढ़ेंगे, और ये बढ़ती हुई डिमांड की वजह से किस तरह से इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। इस डायग्राम के साथ हमें एक्सप्लेन होगा कि और भी समझने में हेल्प होगा कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन किस तरह से वर्क करता है, और किस तरह से गुड्स एंड सर्विस के प्राइस इंक्रीज होने में जब यहाँ पे सप्लाई कम होता है तो ये प्राइस किस तरह से बढ़ते हैं। ये समझने के लिए हमें ये डायग्राम पुल इन्फ्लेशन और भी समझने में हेल्प होगा। तो यहाँ पे एक्स एक्सेस पे आउटपुट और वाई एक्सेस पे प्राइस लेवल हमने इंडिकेट किए हैं। यहाँ पे जो S1 जो है ये सप्लाई कर्व हमें एक्सप्लेन करता है। जो S1 यहाँ पे E1 तक जो जाता है नीचे से ऊपर जाता हुआ लेफ़्ट से राइट यहाँ पे पॉजिटिवली ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है, और उसी E1 पॉइंट पे यहाँ पे D1 जो लाइन है जो ये एक्सप्लेन करता है डिमांड कर्व को, जो यहाँ पे हमारा फर्स्टली दोनों इंटरसेक्ट करते हैं E पॉइंट तक, जहाँ पे हमारा आउटपुट N1 होता है और हमारा
जो प्राइस लेवल है ये P1 हमें इंडिकेट करता है। बट हम देखें जो S1 E1 तक जाने वाला जो हमारा सप्लाई जो कर्व है ये पॉजिटिवली ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। बट यहाँ पे उसकी जो लेवल है, ये लेवल हमें कहती है कि यहाँ पे E1 पॉइंट तक यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पूरी हो चुकी है। और इसके बाद E1 से या हम कहें ऊपर जो जाता है S1 तक, ये कांस्टेंट यहाँ पे दिखाई देता है बाद में, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे सप्लाई इंक्रीज नहीं होने की वजह से ही यहाँ पे E1 से S1 तक जाता हुआ सप्लाई कर्व यहाँ पे कांस्टेंट दिखाई देता है। तो इस तरह से ये E1 जो पॉइंट हमें एक्सप्लेन करता है, जो S1 और D1 ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं E1 पॉइंट तक, जहाँ पे S1 E1 ये हमें एक्सप्लेन करता है कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट की जो कैपेसिटी है E1 पॉइंट तक यहाँ पे फुली यहाँ पे यूज़ की गई है। और इसी बतौर यहाँ पे आउटपुट N1 O N1 और प्राइस लेवल O P1 यहाँ पे इंडिकेट होती है। बट हम समझे कि यहाँ पे और भी किसी वजह से, जिस तरह से हमने जितने रीज़न देखे हैं, इस रीज़न से अगर डिमांड बढ़ती है तो ये डिमांड बढ़ेगी बट सप्लाई उस तरह से यहाँ पे फुलफ़िल नहीं होता है। तो यहाँ पे डिमांड कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हुआ जाता है, जहाँ पे S1 और D2 ये हमें इंडिकेट या इंटरसेक्ट करते हैं E2 पॉइंट तक। तो इसके वजह से हमें पता चलता है कि जो प्राइस लेवल है P1 से P2 तक यहाँ पे शिफ्ट होता है। बट हमारा जो आउटपुट है ये आउटपुट ON1 ही है, क्योंकि हमारा आउटपुट में चेंज नहीं आया है। क्योंकि हम देखें कि अगर मनी सप्लाई हो या ह्यूज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो, क्रेडिट क्रिएशन हो, एक्सपोर्ट हमारा जब बढ़ा है, या हम कहें कि पब्लिक डेब्ट अगर रीपेमेंट भी किया जाए, या राइजिंग जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या हम कहें जो MEC जो मार्जिनल इफ़िशियंसी ऑफ कैपिटल है, या पॉपुलेशन बड़े हो, या ब्लैक मनी पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट करती हो, ये कई रीज़न हम देखें, फिर भी यहाँ पे सिर्फ डिमांड इंक्रीज करती हुई दिखाई देती है। बट हमारा जो सप्लाई है ये सप्लाई इंक्रीज नहीं होता है। जो सप्लाई है ये सप्लाई ON1 तक ही यहाँ पे उसकी फुल कैपेसिटी यहाँ पे दिखाई देती है। बट यहाँ पे जब सप्लाई डिमांड को फुलफ़िल नहीं करता है, तब यहाँ पे उसके बतौर यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होने में यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर प्राइस बढ़ते हैं, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस जब शॉर्टेज यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं तब गुड्स एंड सर्विस के प्राइस बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो सप्लाई है S1 ये D2 इन दोनों को इंटरसेक्ट करता है E2 पॉइंट पर, जहाँ पे दोनों की जो इंटरसेक्ट करते हुए यहाँ पे नए प्राइस एंड गुड्स एंड सर्विस के प्राइस क्रिएट होते हैं OP2 तक। बट यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो उतना ही है जो ON1 तक ही है। अगर ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा तो और भी हमारी अगर किसी वजह से डिमांड अगर बढ़ती है तो ये E2 जो पॉइंट है ये शिफ्ट करेगा E3 तक, जहाँ पे हमारा सप्लाई S1 जो डिमांड हमारी इंक्रीज़ करती है D3 को, ये दोनों भी S1 और D3 ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं E3 इस पॉइंट पे। और इसकी वजह से क्या होगा, तो हमारी और भी गुड्स एंड सर्विस के प्राइस बढ़ते हैं, जो प्राइस P2 से P3 तक जाते हैं। बट हमारा आउटपुट जो है, आउटपुट यहाँ पे ON1 इतना ही लिमिटेड होता है, और इसकी वजह से ही यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ होते हैं। तो इन शॉर्टली हम देखें और समझें कि जब डिमांड बढ़ेगी बट सप्लाई उस तरह से अगर नहीं होता है या इंक्रीज़ नहीं होता है या कांस्टेंट हमें रिज़ल्ट देता है, तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस के प्राइस बढ़ते हैं, क्योंकि उसके प्रोडक्शन, उसके मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे उस डिमांड बढ़ने के लेवल पे अगर सप्लाई नहीं बढ़ते हैं तो उसकी वजह से शॉर्टेज होने की वजह से गुड्स एंड सर्विस के वजह से गुड्स एंड सर्विस के प्राइस बढ़ते हुए जाते हैं। जो प्राइस लेवल P1 से P2 और P2 से P3 तक जाता हुआ दिखाई दिया, बट आउटपुट हमारा ON1 ही दिखाई देता है। तो इस तरह से हमें पता चलता है जो सप्लाई में चेंज नहीं होता है, सप्लाई सिर्फ और सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक जाने तक, जहाँ पे S1 और E1
इस लेवल पे ही यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की लेवल जाने तक ही हमारा आउटपुट यहाँ पे हम बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बट जिस तरह से E1 से S1 ये ऊपर तक जाता हुआ यहाँ पे कांस्टेंट यहाँ पे सप्लाई हमें दिखाई देता है, बट हमारी डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देती है। जो यहाँ पे D1 D2 D3 इस तरह से हमारी डिमांड बढ़ती है, बट बढ़ती हुई डिमांड की वजह से सप्लाई नहीं हो रहा है, सप्लाई इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से प्राइस में इंक्रीज़ आता हुआ दिखाई देता है। जो P1 P2 P3 इस तरह से ऊपर जाता हुआ प्राइस लेवल हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में डिमांड पुल इन्फ्लेशन एग्जैक्टली क्या है ये एक्सप्लेन होता है। आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है और इसके क्या वजह भी है और इसके क्या रीज़न है, ये हम पार्ट 3 में देखेंगे। जो इन्फ्लेशन की जो थेरीज है इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। जो यहाँ पे प्राइस बढ़ने की वजह या हम कहें इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह, जो दूसरा मेन रीज़न बताया जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जो पार्ट 3 में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही बस। थैंक यू।